क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में कैंसर कैन बिकम अ क्रॉनिक डिजीज लाइक फीवर एंड कोल्ड? फैटल शब्द जो है वो कैंसर से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एनी इमर्जिंग ट्रीटमेंट दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? कीमोथेरेपी से आगे की दवाइयां हैं, ये ज्यादा सटीक होती है, ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। In the near future, chemotherapy can be completely replaced. बहुत सारी कीमोथेरेपी दवाइयां ऑलरेडी फेज आउट हो चुकी हैं। Hello, Namaste. My name is Garima Kaushal and today we're here to talk about cancer awareness. And with us, we have Dr. Naresh Somani, Director and Head of Medical Oncology, HCG Cancer Center and Somani Hospital, Jaipur. Welcome, Dr. Naresh Somani. Thank you so much for sharing your time with us here today. Thank you, Garima. Thanks inviting me for this podcast. It's my pleasure. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में, वर्ल्ड में ऑल्सो कैंसर के केसेस रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो आपके हिसाब से आपको लगता है वी एनी क्लोजर टू विनिंग द वॉर अगेंस्ट कैंसर? बिफोर आई से दैट विनिंग द वॉर अगेंस्ट द कैंसर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर जो बढ़ना जिसको हम कह रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मोर अवेयरनेस, मोर डिटेक्शन एंड बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, जिससे हमको अपरेंटली ऐसा लग रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसका जो बढ़ने का जो कारण हमको समझ में आ रहा है, दैट इज मल्टीफैक्टोरियल. So it's not simply that the number of the patients are increasing, our population, detection, awareness, patients are living longer. These are the multiple reasons कि हमें ऐसा लगता है कि कैंसर बढ़ रहा है. Now this opening question, are we winning the war against the cancer? So partly it's true, we are winning the war against the cancer, जिसका मतलब ये है कि कैंसर की जो क्योर रेट है वो बढ़ी है, कैंसर की कंट्रोल रेट बढ़ी है, डिटेक्शन की वजह से अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट के कम हो रहे हैं, रिहेबिलिटेशन बेटर हो रहा है, गवर्नमेंट और वेरियस अदर स्कीम्स के द्वारा पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा सपोर्ट हो रहे हैं. सो दीज ऑल फैक्टर्स इफ वी टेक टुगेदर वी कैन से दैट पार्टली वी आर विनिंग द वॉर अगेंस्ट द कैंसर. बट अगर हम केवल सिंपल उसका मतलब ये समझना चाहें कि क्या कैंसर 100% क्योर हो रहा है आज की डेट में, या इमीडिएट नियर फ्यूचर में कैंसर 100% क्योर होगा, तो ऐसा नहीं है. सो इसलिए वी आर टुवर्ड द विनिंग द वॉर, बट मे बी नेक्स्ट 10 years or so we cannot say that something like 70-80% of the patients they will get the cure. No, ऐसा नहीं है. पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी भी बहुत सारे पेशेंट एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं. बहुत सारे कैंसर्स में, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, गॉल ब्लैडर कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, मुंह व गले के एडवांस कैंसर है, जिसके अंदर क्योर करना अभी भी संभव नहीं है, और ये भारतवर्ष के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही फेफड़े के अधिकांश कैंसर्स हैं जो 3rd या 4th स्टेज में डायग्नोस होते हैं, जिनके अंदर म्यूटेशंस पॉजिटिव नहीं है, जिनके अंदर लोकल हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी नहीं कर पाते हैं, वो क्योर के परव्यू से बाहर रहते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एंड दीज आर द रीजंस कि हम अभी भी ये कहेंगे कि कैंसर का क्योर जो है वो सभी कैंसर्स के लिए पॉसिबल नहीं है. पर ऐसा कोई एक कैंसर या 1 या 2 कैंसर आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, आंत के कैंसर, और कुछ हद तक हमारे कुछ लिम्फोमा कैंसर जैसे हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के कुछ प्रकार हैं. ये कुछ प्रोटोटाइप एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनमें हम ऑलरेडी 80-90% और या उससे ज़्यादा जो है क्योर रेट की तरफ हैं. बच्चों के अधिकांश कैंसर जो हैं उसके अंदर हम 80-90% पेशेंट्स को क्योर कर पाते हैं. अन्य कैंसर जैसे आंत के कैंसर है, उनमें स्टेज 2-3 के जो कैंसर्स होते हैं उनमें भी हमारी जो क्योर रेट है या रिलैप्स होने की संभावना है, या रिलैप्स होने पे दोबारा क्योर होने की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है. एंड दीज आर मेकिंग द आवर क्योर रेट slowly improving, but we are going towards now 50%. Like we've seen in the last 5 years कि एकदम से बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई, लाइक रिसर्च हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, नई नई मेडिसिन्स आ गई हैं, नई नई सॉल्यूशंस आ गए हैं. ऐसा क्यों हो रहा है कि इन लास्ट 5 सालों में इतना ज़्यादा आ रहा है? डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद एआई मे बी? देखिए, लास्ट 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, एंड दीज इम्प्रूवमेंट्स आर राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर
diagnostic techniques, precision medicine related diagnostic techniques, and their treatment modalities, including the biotechnology, machinery, robotics in surgery field, precise radiotherapy, newer kinds of the drugs. जो हम कन्वेंशनल कीमोथेरेपी की बात करते हैं उससे हम दूर जा चुके हैं. हमारे नए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, टारगेट थेरेपीज हैं, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स है, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हैं. ये सब का इतना एक तरीके से मैं कहूँगा कि बम्बार्डमेंट है कि हमारी क्योर रेट जो है वो इम्प्रूव हो रही है. जहाँ तक एआई का सवाल है, और अगर मैं इसको इम्पैक्ट, अगर इसको केवल भारत के संदर्भ में बात करूँ, तो कैंसर के क्षेत्र में चाहे वो डायग्नोस्टिक हो चाहे थेरेप्यूटिक हो, एआई का अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आया है. बट येस, आई कैन फोरसी दैट इन द नेक्स्ट 10 years AI related screening, AI related radiology, CT scan, mammography, other diagnostic like pathology, detecting them in a shorter period of the time, giving the more precise diagnostic, more improved or accurate diagnosis, एंड AI के द्वारा ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना, इसका इम्पैक्ट मे बी नेक्स्ट 10 years में हम देखेंगे. अभी AI जो है, खास करके अगर भारत की बात करें तो काफ़ी नेसेंट स्टेज में. तो क्या आपको लगता है कि एआई, लाइक जैसे आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 years में एआई काफ़ी सारा ला सकता है बदलाव, तो इससे जो अभी अफोर्डेबिलिटी है क्या एआई से कम हो जाएगी? सो देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी एक इमीडिएट कॉस्ट होती है, एक इनिशियल कॉस्ट होती है विच समबडी हैज़ टू बियर. चाहे वो सिस्टम बियर करे, चाहे वो हॉस्पिटल बियर करे, चाहे उसको सरकार या संस्थाएं बियर करें, या उसको अल्टीमेटली एंड यूजर मरीज है वो उसको बियर करे. समबडी हैज़ टू बियर इट, तभी उसका जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा, अदरवाइज वो भी स्टैटिक हो जाएगी. सो इमीडिएट उससे ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट कम नहीं होगी, ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा सटीक होगा और उसके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे. हम अक्सर ये भी कहते हैं कि जैसे कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगी क्या. सो आई ऑलवेज ट्राई टू से एवरीवन, टू माय कलीग्स हु रिमेन समटाइम्स वरीड, I always try to say AI is not going to replace the doctors or the healthcare providers. AI will replace those doctors or healthcare providers who are without AI. डॉक्टर्स नहीं रिप्लेस होंगे, जो उसको एआई यूज नहीं करेगा वो रिप्लेस होते चले जाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मशीनरी हो, और चाहे वो डॉक्टर्स हो. हाथ में हाथ लेकर चलना पड़ेगा, हाथ साथ में. पे हाथ लेना चलना पड़ेगा. आपको नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. जहाँ तक सर्जरी फील्ड है, पहले सब ओपन सर्जरी होती थी, फिर लेप्रोस्कोपी हुई. आज की डेट में अगर आप बात करें तो कोई भी सर्जन जो है वो बगैर लेप्रोस्कोपी के साथ सर्जरी करना पसंद ही नहीं करता. इट इज सो वेल एस्टेब्लिश. ऐसे ही रोबोटिक सर्जरी आ रही है, खास करके कैंसर के क्षेत्र में आ रही है. मे बी नेक्स्ट 10 years सारी सर्जरी जो है वो रोबोट पे ही होने लग जाएगी. आज अगर हम राजस्थान के परिदृश्य की बात करें तो कम से कम 10 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे रोबोट आधारित सर्जरी होती है, और ये नंबर्स रोज बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला. सो मे बी नेक्स्ट 10 years एवरीवेयर इट विल बी द रोबोटिक असिस्टेड, एआई असिस्टेड सर्जरी, एंड दीज ऑल लेप्रोस्कोपी, दीज रोबोट्स, दे ऑल आर नाउ इक्विप्ड विद द एआई. तो आपको लगता है कि मतलब इतना सारा रोबोटिक सर्जरीज अगर होने लग गई, एंड यस असिस्टेड भी है, बट उससे कुछ तो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो इतनी ज़्यादा है और इंडिया में तो वैसे ही हर माँ बाप को चाहिए उनका बच्चा डॉक्टर ही बने, तो डॉक्टर्स भी इतने सारे हैं पर रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं, तो वो गैप आपको लगता है आएगा? नो, कभी भी मशीनरी, देखिए ये फियर रहता है. आप जानते हैं आज के समय में एआई पे भी ये बड़ी अंगुली उठाई जाती है. प्रश्न क्या रहता है कि एआई से जॉब चले जाएंगे, एआई से ये कम हो जाएगा, एआई से कंपनियां भी जॉबलेस हो जाएंगी या उनके सब कुछ डाउन हो जाएंगे. ऐसा नहीं है, ये एक क्षणिक बदलाव आता है. हमें हमारे बिजनेस में चेंज करना होता है, हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज करना होता है, हमें हमारी वर्किंग में चेंज करना होता है. एआई किसी को रिप्लेस नहीं करेगी. हमें एआई को यूज करना आना चाहिए, इवॉल्व अपने आप को करना पड़ेगा. हर एक पेरेंट्स, या जैसे हम कहते हैं कि चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर्स बने. मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भले ही आज के समय हमें ज़्यादा दिखें, पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हमारी जियोग्राफी की बात करें, तो अभी भी हमें और से और ज़्यादा डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता है. अभी भी हमारा जो गैप है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है. My next question is there any emerging treatment that you are most excited about?
सो मैं जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो सबसे पहले मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड की बात करूँगा। जो नई ड्रग्स आई हैं, जिनको हम एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स बोलते हैं, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स बोलते हैं, बाइस्पेसिफिक टी सेल एंगेजर्स बोलते हैं, ये नए साइंटिफिक टर्म्स हैं। कीमोथेरेपी से आगे की दवाइयाँ हैं। ये ज़्यादा सटीक होती है, ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, और ये उन पेशेंट्स में भी काम करती है जहाँ पे डिजीज़ को हम कन्वेंशनली ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंट हो चुका है ट्रीटमेंट, वहाँ भी ये काम करती है। और ये इतने पावरफुल सटीक बुलेट्स हैं, ये इतने एक्साइटिंग ट्रीटमेंट्स हैं कि हम इनकी मदद से कैंसर को, जिसको पहले ये मानते थे कि ड्रेडेड डिजीज है, बस 6 महीने पेशेंट 12 महीने, अब हम कैंसर को एक क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। हम हमेशा ये आर्गुमेंट करते हैं कि अब हम 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल पेशेंट्स के ठीक रहने की, बीमारी के कंट्रोल रहने की, या उसके चलने की या जिंदा रहने की संभावना 25% है, 50% है। सो ये कुछ एक्साइटिंग बदलाव आए हैं मेडिकल फील्ड में, दवाइयों की मदद से, नए ट्रीटमेंट की मदद से, जो मैं समझ रहा हूँ कि भारत में भी इनका यूज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये है कि हमारे जो इंडियन ड्रग हाउसेज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो इनके बायोसिमिलर है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको लाने में कामयाब हो रही है, उनको जल्दी से ला पा रही हैं, और उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी सटीक और इक्विवेलेंट होती है कि हम उनको एक बहुत ही कंफर्टेबल वे में उनको 1/10 प्राइस पे, 1/4 प्राइस पे उनको हम पेशेंट्स को दे पाते हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स उनको ले पा रहे हैं। अभी आपने जैसे बोला क्रॉनिक और फेटल डिजीज, तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में कैंसर कैन बिकम अ क्रॉनिक डिजीज लाइक फीवर एंड कोल्ड एज कंपेयर टू अ फेटल डिजीज? So fever and cold, they are not chronic disease. They are acute illness, and they will go in 5 days, 10 days with some complications, discomfort, and with some other problems. Chronic का मतलब होता है पेशेंट जो बीमारी के साथ, मिनिमम सिम्टम्स के साथ, ट्रीटमेंट के साथ चलता रहता है, बीमारी कंट्रोल रहती है या सप्रेस रहती है, अनडिटेक्टेबल रहती है, पेशेंट को लंबा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फेटल शब्द जो है वो कैंसर से धीरे 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 कम होता जा रहा है। अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ये चाह रहे हैं कि वो डायग्नोसिस पे फर्टिलिटी वर्ड को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो इतना विश्वास कर रहे हैं कि कैंसर क्षेत्र में ट्रीटमेंट में इतने नए बदलाव आए हैं कि इसको अगर हम क्योर नहीं भी कर पा रहे हैं कुछ पेशेंट्स में, तो हम उसको ट्रीटमेंट के सहारे अमूनन उसको एक क्रॉनिसिटी की तरफ ले जा पा रहे हैं। ये सब बदलाव हैं। जैसे अभी आपने बोला कि कीमोथेरेपी से और ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ रही हैं, ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर कीमोथेरेपी कैन बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड? गरिमा जी, देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट के आयाम होते हैं। कीमोथेरेपी है, उसमें नई नई दवाइयाँ जुड़ती जा रही हैं। कुछ दवाइयों ने कीमोथेरेपी को रिप्लेस किया है, कुछ कीमो के बाद भी काम करती है। बहुत सारी कीमोथेरेपी दवाइयाँ ऑलरेडी फेज आउट हो चुकी हैं, बट कुछ कीमोथेरेपी वंडरफुल दवाइयाँ नई भी आई हैं। सो उद्देश्य ये नहीं है कि कीमोथेरेपी रिप्लेस होंगी या नहीं होंगी। जहाँ कीमोथेरेपी का यूज होना है उतनी होंगी, और बहुत सारी नई दवाइयाँ, नए आयाम आएंगे जो उनको रिप्लेस भी करेंगे, उनको एड ऑन भी करेंगे, कॉम्बिनेशन में भी होंगे, और सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट भी होंगे। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि बजाय रिप्लेसमेंट होने के, जो बेहतर कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं वो बनी रहें। नई कम टॉक्सिक दवाइयाँ, ज़्यादा एफिकेशियस दवाइयाँ जो हैं, वो चाहे कीमोथेरेपी ड्रग के रूप में हो, चाहे वो टारगेट थेरेपी के रूप में हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ हो, और चाहे वो नई और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स हो। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स भी कुछ हद तक कीमोथेरेपी का ही एक बदला हुआ स्वरूप है। इसलिए बजाय रिप्लेस होने के, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, या आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगा कि नई दवाइयों के बारे में जब भी ज़रूरत हो अपने डॉक्टर से बात करें कि कीमोथेरेपी के अलावा और क्या-क्या ऑप्शंस मेरे मरीज के लिए उपलब्ध है, जिससे कि ट्रीटमेंट को बेहतर किया जा सकता है। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि कीमोथेरेपी का ऐसा भी अभी भी रिसर्च चल रही है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश की जा रही है? So one of the wonderful development in this field is the antibody drug conjugate, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। इसके अंदर एक एंटीबॉडी होता है और एक ड्रग या जो कीमोथेरेपी पार्टनर ड्रग होती है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है, और उसको एक सटीक तरीके से कैंसर कोशिका के ऊपर लगा के उसको अंदर किया जाता है, जिससे कि वो कैंसर कोशिकाएं डैमेज होती हैं।
और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए भी बहुत सारी नई-नई दवाइयाँ, टेक्निक्स जो हैं वो आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं कि इससे बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। ज़्यादा सहन हो रही है कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के रिज़ल्ट्स भी इम्प्रूव आ रहे हैं। तो ये एक बहुआयामी परिवर्तन है जो कि प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट की क्वालिटी में, ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स में सब जगह चेंज आए। क्या ऐसा भी कोई ब्रेक थ्रू है इस टाइम पे हमारी रिसर्च में, हमारे ट्रीटमेंट्स में, जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? लॉजिस्टिक रीजन से, कॉस्ट रीजन से बहुत सारे ट्रीटमेंट आयाम ऐसे भी हैं जो उपलब्ध हैं, काम में भी आते हैं, बट उनको अंडर यूज़ किया जाता है। जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक पद्धति होती है कैंसर्स के लिए। नई पद्धतियाँ, नए ड्रग्स जैसे है इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स या इम्यूनोथेरेपी जिनको हम ब्रॉडली बोलते हैं, वो अभी भी फुल्ली यूज़ नहीं हो पा रही है बिकॉज़ ऑफ द लॉजिस्टिक, अनएक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में वो अप्रूव्ड भी नहीं होती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे-जैसे उनके बायोसिमिलर या जेनेरिक वर्जन्स आने लगेंगे, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। बट ये कुछ ऐसे आयाम हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियोथेरेपी की नई टेक्निक्स हैं, रोबोटिक काइंड ऑफ द सर्जरी या प्रिसाइज़ वेज ऑफ सर्जरीज़ हैं, ये अभी भी भारतवर्ष के अंदर जो है अंडर यूटिलाइज़ ही कहलाएँगे। आपको क्या लगता है कि कैंसर केयर इन द नेक्स्ट 10 इयर्स कैसा दिखेगा? जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से ओवर द लास्ट 10 इयर्स वर्तमान में एंड आने वाले 10 साल में एआई का प्रयोग सर्टेनली बढ़ेगा कैंसर के अंदर। सर्जरी की बात करें, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का प्रचार, प्रचलन, उपयोगिता बढ़ेगी। रेडियोथेरेपी की नई टेक्निक जो मशीन है, जैसे कि प्रोटॉन थेरेपी एक टेक्निक होती है, मशीन होती है, उनके प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ेंगे और जो नई दवाइयाँ हैं जैसे-जैसे वो सुगम होती जाएँगी, कार टी सेल थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट है, इन सब का प्रचलन, प्रसार और उपयोगिता जो है, वो हमारे देश में बढ़ेगी। स्क्रीनिंग के मेथड्स बढ़ेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट सकारात्मक प्रभाव जो आएगा कि केंद्र सरकार द्वारा, विभिन्न राज्य सरकार द्वारा जो सपोर्ट सिस्टम पेशेंट्स को स्कीम्स दिए जा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से अलग क्षेत्र में, उन सब से ट्रीटमेंट पे जाने की संभावना, ट्रीटमेंट लेने की संभावना और ट्रीटमेंट लेते रहने की संभावना जो है, वो हमारे अधिकांश मरीजों की जो है, वो बढ़ेगी। ये सबसे नंबर 1 सकारात्मक बदलाव है। नहीं, ये तो है, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नई जो मेडिसिन आएंगी या ट्रीटमेंट्स आएंगी वो शुरू में तो महंगी होती हैं, तो अगर गवर्नमेंट से या हॉस्पिटल से वो सपोर्ट मिलेगा तो it will be more accessible for everyone. Yes, they are becoming more accessible. We should be thankful to all our governments wherever they are working, whatever best way they can work it. But definitely इससे treatment जो है वो सुगम हुआ है। ऐसा आपको कौन सा स्कीम लगता है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पेशेंट्स के लिए रहा है अभी तक? तो सबसे ज़्यादा देखिए बेनिफिशियल की अगर बात करें, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, सरकारी क्षेत्र में जो निःशुल्क इलाज है, डेफिनेटली इन्होंने बहुत इम्पैक्ट बनाया है। उसकी वजह से खास करके जो बीपीएल या जो गरीब तबके के मरीज हैं, वो इन ट्रीटमेंट के ऊपर जा पाते हैं, इन ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस जितना डॉक्टर बताता है उतना ले पाते हैं। निस्संदेह ये योजनाएं जो है मरीज के लिए, आम जनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू गरिमा जी, थैंक्स एवरीवन। बस मैं चाहूंगी कि कोई आपकी तरफ से मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। तो ऑडियंस को मैं हर बार मैं यही कहता हूँ, फिर दोहराना चाहूँगा कि स्मोकिंग कभी ना करें, शराब का सेवन जहाँ तक हो सके ना करें, कम से कम रखें और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें। एक पुरुष के लिए कम से कम 40-45 मिनट एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज ए वीक और एक महिला के लिए कम से कम 30 मिनट एटलीस्ट 5 डेज ए वीक एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल एक्टिविटी ये आवश्यक है। मीट प्रोडक्ट्स और जंक फूड हमारी डाइट का या स्टेपल डाइट नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम केवल कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं या उनके इवन इलाज भी जो है उस पर भी इनका इम्पैक्ट रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेश। तो आप सब ने सुना, डॉक्टर नरेश ने हमें बहुत की इंसाइट्स दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी है, तो प्लीज प्लीज डॉक्टर की जुबानी उनकी तो मान ही लीजिए। थैंक यू सो मच।